Hello students, welcome to B2 Learning. Myself Devan Kataria and I am your physics mentor. So beta, I welcome you all to the last part and the fourth part of properties of solids. It's a small yet important lecture, right? और एक क्वेश्चन बेटा आएगा इसमें से ना, आता है जनरली. So we'll try to secure 4 marks with the help of these 4 lectures. छोटे छोटे lectures हैं, I think so, right? And आई एम श्योर बेटा बाकी 3 लेक्चर से आपको काफ़ी हेल्प मिला होगा. आई हैव ऑलमोस्ट कंप्लीटेड मेनी ऑफ द मेजर पार्ट्स लाइक स्ट्रेस, स्ट्रेन, इलास्टिसिटी, हुक्स लॉ, राइट. उसके अलावा हमने बात की थी मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटीज, राइट, यंग्स मॉड्यूलस, बल्क मॉड्यूलस, मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी, करेक्ट. आई थिंक कंप्रेसिबिलिटी की हमने बात की थी. तो मोर और लेस और काफ़ी सारे क्वेश्चंस भी किए थे इस बार, हमने काफ़ी क्वेश्चंस किए, राइट. तो आई एम श्योर काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा. इफ़ यू हैव गॉन थ्रू दोस, इफ़ यू हैवंट प्लीज़ गो थ्रू, इट विल बी हेल्पफुल. आई कैन बेट दैट, राइट. एंड आज का जो ये लेक्चर है बेटा, इसमें हम काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें करेंगे. इनफैक्ट मैं आपको बताऊं कि इसमें एज सच तो मैं कोई थ्योरी पार्ट नहीं ले रहा हूँ जो कि कन्वेंशनली बुक में लिखी हो, बट येस बिट्स एंड पीसेज में यू विल फाइंड दीज कॉन्सेप्ट इन क्वेश्चंस, न्यूमेरिकल्स विच हैव बीन आस्क्ड प्रीवियसली इन द एग्जामिनेशंस. सो दिस इज एन इंपॉर्टेंट लेक्चर फॉर यू. डोंट मिस इट आउट इफ यू आर लुकिंग प्योरली फॉर अ कॉम्पिटिटिव क्विज. ठीक है. So let's start with the lecture bang on and please do make notes. अच्छे से नोट्स बनाने हैं, प्रॉपरली क्लास को क्लास की तरह अटेंड करना है, and make it live, keep your brain active, right? Important है. ठीक है. Let's start. तो सबसे पहले बेटा हम लोगों को कई बार एलोंगेशन इन अ रॉड पूछा जाता है. डायरेक्ट एफ एल अपॉन ए वाई वी नो. अगर मैं डेल्टा एल की बात करूँ, एफ एल अपॉन ए वाई, जहाँ पे इक्वल फोर्सेज ऑपोजिट डायरेक्शन में लगती हैं किसी एक रॉड के ऊपर, राइट. तो वो चीज़ हम कर चुके हैं ऑलरेडी, उसका प्रॉब्लम नहीं है. मतलब मैं आपको बस एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि अगर लेट्स से आई एम टॉकिंग अबाउट कि ऐसा कोई एक सिलेंडर है और मैंने इस तरह से फोर्स लगा दिया. ठीक है. तीनों ही सिलेंडर में मैंने अलग अलग तरह से फोर्स लगाई है. यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ जो सबसे पहला केस है कि मैंने इधर भी कितना फोर्स लगाया, कैपिटल एफ, और इधर भी कितना फोर्स लगाया, कैपिटल एफ. लेंथ ए है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है, यंग्स मॉडुलस वाई है. तो इसका जो इलोंगेशन आएगा, दैट पर्टिकुलर इलोंगेशन बेटा, दैट पर्टिकुलर इलोंगेशन विल बी हाउ मच, एफ एल अपॉन ए वाई. दिस वी ऑलरेडी नो, करेक्ट. ये F कहाँ से आता है, कौन सा फोर्स है ये फोर्स बेटा दोनों एंड के फोर्स का एवरेज है, यानी कैपिटल F प्लस कैपिटल F बाई 2. तो इट इज 2F बाई 2 विच इज इक्वल टू F1. यानी यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. बट अगर मान लो इसी की जगह मुझे बोला जाता कि ठीक है आप एक काम करो, है ना, 2 फोर्सेस लगाओ और डिफरेंट मैग्नीट्यूड्स के लगाओ. ठीक है. अलग अलग केसेस ले लेते हैं. ठीक है. अलग अलग केसेस लेते हैं. यानी अगर हम बात करते हैं बेटा, यहाँ पर हमने एक तरफ तो F लगाया और एक तरफ क्या लगा दिया, 2F. ठीक है. एक तरफ 0 लगाया और एक तरफ क्या लगा दिया, F. तो इन केसेस में भी तो इलोंगेशन आएगा. तो यहाँ पे बिना परेशान हुए, बिल्कुल परेशान होना नहीं है, स्ट्रेट अवे आई यूज द सेम फॉर्मूला, डेल्टा एल इज एफ एल अपॉन ए वाई, बट इन फैक्ट इन प्लेस ऑफ कैपिटल एफ आई यूज द एवरेज ऑफ दीज 2 फोर्सेस. दोनों एंड्स की फोर्सेस का क्या ले लेंगे, एवरेज. तो 2F प्लस F बाई 2 विच इज हाउ मच, 3F बाई 2. यानी यहाँ पे मैं सिर्फ F की जगह 3F बाई 2 लिख रहा हूँ बेटा. बाकी देयर इज नो अदर चेंज प्रोवाइडेड इसका भी लेंथ L है, इसका भी एरिया A है और Y यंग्स मॉडुलस. समझिए बात को. मतलब बहुत ही आसान है बेटा. दोनों एंड पे जो फोर्सेस लग रही हैं, आप उनका एवरेज जो आता है उसे कैपिटल F बोलते हो. तो जब तक इक्वल फोर्सेस है पता ही नहीं चलता कि वो एवरेज है, क्योंकि F प्लस F बाई 2 इज इफेक्टिवली F ओनली. लेकिन जब डिफरेंट फोर्सेस आती है तब पता चलता है. और सबसे कंफ्यूज करता है ये वाला केस, यहाँ पे एक तरफ F लग रहा है, एक तरफ फोर्स ही नहीं लग रहा. तो बच्चों के दिमाग में ये आता है कि सर ये तो खींचता चला जाएगा ना, मतलब तो स्लाइड कर रहा है, तो इसमें इलोंगेशन ही क्यों आएगा, इसमें तो 0 आना चाहिए. नो, इट्स नॉट लाइक दैट बेटा. आप किसी भी एलिमेंट्री पार्टिकल को लोगे तो यहाँ अगर F है तो दूसरे एंड पे F से थोड़ा सा कम होगा, तभी तो कम होते होते 0 पे पहुंचा है. मतलब दोनों एंड पे कोई क्रॉस सेक्शन ले लो आप, कोई एक छोटा सा क्रॉस सेक्शन ले लो, अगर आप इसे देखोगे एक तरफ अगर F है तो बेटा दूसरी तरफ जो फोर्स आएगा दैट विल बी F माइनस डेल्टा F, स्लाइटली लेसर देन F. और इन फोर्स के डिफरेंस की वजह से इलोंगेशन आता है. तो ये तो हो गया अंडरस्टैंडिंग के लिए. आप तो बेसिक चीज लगाओ ना भाई, F1 प्लस F2 बाई 2. यानी यहां भी अगर मैं चाहूं तो इलोंगेशन इज नॉट इक्वल टू 0. मैं लिख भी दे रहा हूं, नॉट इक्वल टू 0. इन फैक्ट दिस इज इक्वल टू F बाई 2 L अपॉन ए वाई. यानी कि एफ एल अपॉन ए वाई, एफ की जगह एफ एवरेज, एफ बाई 2.
समझ गए बेटा? तो ये 3 कॉमन केसेस हैं जो जनरली पूछे जाते हैं। ये थर्ड केस इंपॉर्टेंट है, इसमें बच्चा बहुत गलती करता है, हमें नहीं करनी, हमें नहीं करनी। समझ गए? तो अब आप वीडियो को बेटा पॉज करो, तीनों पार्ट्स को कॉपी कर लो। आज मैं इसी तरह के क्वेश्चंस लूंगा जो थोड़े से अनकन्वेंशनल क्वेश्चंस होते हैं, उनको देखेंगे, ठीक है ना? तो थोड़ा आराम से समझना है, आराम से नोट्स बनाना है प्रॉपर्ली, कोई हड़बड़ी नहीं, कोई जल्दबाजी नहीं है, ठीक है? तो आई हियर, आप प्लीज पॉज करो वीडियो को, आगे बढ़ो, ठीक है? और लिख लो प्रॉपर्ली, मैं लेक्चर को आगे लेके चलता हूं, ठीक है? देखो दूसरा चीज बेटा, ये भी बहुत बार पूछा जाता है, इक्विवेलेंट यंग्स मॉड्यूलस, यानी कि वाई इक्विवेलेंट। आप पूछोगे सर ये इक्विवेलेंट का मतलब क्या होता है? बेटा ऐसे समझो कि अगर आपके पास कुछ कॉम्बिनेशंस ऑफ वायर्स होती हैं, जैसे रेजिस्टेंसेस में आपने पढ़ा होगा 9th-10th में कि अगर एक से ज्यादा रेजिस्टेंस की बात करते हैं तो कई बार आर इक्विवेलेंट निकालते हैं। तो सीरीज कॉम्बिनेशन का मतलब 2 रेजिस्टेंस अगर सीरीज में तो उन्हें हटाओ और एक सिंगल रेजिस्टेंस ले लो, तो उसका आर कितना आएगा? तो R1 + R2 आता था। ऐसे पैरेलल के अंदर अगर 2 रेजिस्टेंस लगे, दोनों को हटाओ, एक सिंगल रेजिस्टेंस ले लो, उसका आर इक्विवेलेंट R1 R2 अपन R1 + R2 आता था। बिल्कुल ऐसे बेटा अगर मेरे पास 2 वायर्स हैं, एक Y1 लेंथ इसकी क्या है L, एरिया कितना है A1, दूसरा वाला Y2 लेंथ कितनी है L, एरिया कितना है A2। See, when you are talking about series combination, sorry, parallel combination, but in parallel, area of the 2 wires can be different, can be same. Length must be same. Parallel में connected है, तभी connect कर पाओगे 2 same basis के बीच में, ठीक है? ये ध्यान रखना है। तो यहाँ पे अगर y इक्विवेलेंट पूछता है, मैं डायरेक्ट फॉर्मूला आपको बता रहा हूँ, तो that has to be L1 by Y1 plus L2 by Y2 should be equal to L1 plus L2 by y इक्विवेलेंट। सर यहाँ पे कट मारना, ये मैं टॉपिक शुरू से चालू कर रहा हूँ, यहाँ पे गड़बड़ हो गया है, उल्टा लिख दिया, ठीक। तो ठीक है बेटा, चलते हैं आगे ना। तो अगला जो पॉइंट है बेटा, दैट इज इक्विवेलेंट यंग मॉडुलस। दिस इज इंपॉर्टेंट, है ना बेटा? बहुत बार आपसे पूछा जाएगा इक्विवेलेंट यंग्स मॉडुलस। हो सकता है आपके दिमाग में भी आ जाए कि सर व्हाट इज यंग्स मॉडुलस, इक्विवेलेंट यंग्स मॉडुलस। कुछ रॉकेट साइंस है बेटा। अगर आपके पास एक से ज्यादा वायर्स कनेक्टेड हैं, पैरेलल में भी हो सकती है, सीरीज में भी हो सकती है, तो उनको हटा के अगर एक सिंगल वायर ले आए तो उसका यंग्स मॉडुलस कितना होगा, सेम इफेक्ट लाने के लिए। दैट इज व्हाट इक्विवेलेंस मींस। अब याद करो 9th-10th में आपने पढ़ा होगा, रेजिस्टेंसेस की जब बात करते थे तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मींस व्हाट, कि 2 रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्टेड है, तो दोनों को हटा के एक नया रेजिस्टेंस ले आओ R1 + R2 का, वो वही काम करेगा जो 2 अलग अलग सीरीज में मिलके कर रहे थे। बस दैट इज व्हाट इक्विवेलेंस मींस, ठीक है? तो यहां पे देखते हैं हम पहला कॉम्बिनेशन, देखो दिखाई दे रहा होगा आपको बेटा, दीज 2 वायर्स आर इफेक्टिवली कनेक्टेड इन पैरेलल। तो ये कौन सा कॉम्बिनेशन है हमारे पास? पहले बेटा पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात कर रहे हैं हम। कह रहे हैं इसका यंग्स मॉडुलस Y1 है, इसका यंग्स मॉडुलस Y2 है, इसका एरिया A1 है, इसका एरिया A2 है, इसका लेंथ L है, इसका लेंथ L है। आप बोलोगे सर आपने लेंथ तो दोनों की सेम ली है। बेटा यस, पैरेलल कॉम्बिनेशन में आपको लेंथ सेम ही मिलेगी। क्या डिफरेंट हो सकता है? एरिया सेम भी हो सकता है बट डिफरेंट भी हो सकता है, तो हमने डिफरेंट ले लिया। यंग्स मॉडुलस कैन बी सेम, कैन बी डिफरेंट, हमने डिफरेंट ले लिया। समझ गए? लेंथ विल बी सेम ओनली। अब यहां पर अगर मैं लिखना चाहूं बेटा, है ना, यंग्स मॉडुलस के लिए, तो वी कैन डायरेक्टली राइट y इक्विवेलेंट इक्वल टू A1 Y1 प्लस A2 Y2 डिवाइडेड बाय बेटा A1 प्लस A2। समझ गए बात को? तो यहां पर जब यंग्स मॉडुलस निकालेंगे y इक्विवेलेंट, तो दैट विल बी इक्वल टू किसके बराबर आएगा बेटा? वो सीधे सीधे आ जाएगा y इक्विवेलेंट A1 Y1 प्लस A2 Y2 अपॉन A1 प्लस A2। ठीक है? तो यहां से हम डायरेक्टली y इक्विवेलेंट लिख रहे हैं। मैं सीधे फॉर्मूला बता रहा हूं आपको, डेरिवेशन पार्ट पे मैं जा नहीं रहा हूं। ठीक है? बिल्कुल ऐसे ही बेटा, अगर सीरीज में अपने पास 2 वायर्स हैं, देखो सीरीज में है, y1 मान लेते हैं, लेंथ L1, एरिया A, y2 मान लेते हैं, लेंथ L2, एरिया A। अब आप बोलोगे सर अच्छा सीरीज के अंदर एरिया सेम होना चाहिए, तभी तो वायर्स कनेक्ट होंगी ना बेटा, वरना तो इफेक्ट ही नहीं आएगा जो एक्स्ट्रा एरिया है उसका। इसलिए एरिया क्या होता है सीरीज में? सेम। हाँ, लेंथ कैन बी डिफरेंट, इट मे बी डिफरेंट, देयर इज नो प्रॉब्लम दैट, राइट। अब देखो बेटा, इसके लिए जो y इक्विवेलेंट आएगा, है ना, उसके लिए जो एक्सप्रेशन आता है दैट इज L1 बाय Y1 प्लस L2 बाय Y2 शुड बी इक्वल टू L1 प्लस Y2 डिवाइडेड बाय हाउ मच? y इक्विवेलेंट।
So beta this will give you the expression for y equivalent in case of what? In case of series combination. ठीक है, तो आपको ये फॉर्मूला डायरेक्ट याद रखना है, सीधे सवाल आएगा, इसमें कुछ इधर उधर नहीं है। तो आराम से इसको कॉपी कर लो, याद कर लो और उसके बाद बेटा लेक्चर के साथ आगे बढ़ना है। ठीक है, वीडियो पॉज करो, कॉपी करो, मैं आगे बढ़ने जा रहा हूं। ठीक, छोटा ही लेक्चर है ये, ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है ना, 6 पॉइंट और है मुश्किल से। ठीक, तो आराम से समझ लो और सारे काम की चीजें बेटा इसके अंदर, तो ध्यान से सुनना। ठीक है, स्टे विद मी टिल द एंड। तो आप ऐसे समझो बेटा, अब हम बात करने जा रहे हैं पॉइजन्स रेशियो। पॉइजन्स रेशियो बेटा, पॉइजन्स रेशियो को ना किसी से भी डिनोट कर सकते हैं, मैं पी से करता हूँ, ज़्यादातर जगह सिग्मा से डिनोट करते हैं, बट सिंस मैंने स्ट्रेस के लिए भी सिग्मा यूज़ कर लिया है तो मैं पी लिख देता हूँ। ठीक है, तो परेशान नहीं होना है, आपको बुक्स में सिग्मा दिखेगा, पहले ही बता दे रहा हूँ। तो मैंने कहा कि इसका मीनिंग क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है, क्यों यूज़ करते हैं। अब ऐसे सोचो कि एक सिलेंडर है मेरे पास, ठीक है, एक वायर है सिलेंड्रिकल, इसका लेंथ कितना है बेटा, L है, इसका रेडियस कितना होगा, कुछ R होगा। बोले ठीक है सर, मैंने इस पे ना कुछ फोर्सेस लगाई होंगी, ऑफ कोर्स इन फोर्स के एप्लीकेशन की वजह से मुझे ये समझ आ गया कि इसका लेंथ बढ़ गया, लेंथ बढ़ गया। अब इसका जो नया लेंथ है बेटा वो बन जाएगा L डैश, ठीक है, जो रेडियस है वो बन जाएगा R डैश। लेंथ बढ़ गई, बात समझ आती है, जब लेंथ बढ़ेगी तो एरिया भी तो घटेगा। देखो मैंने डायग्राम में दिखाया भी है, तो आप जब इस सिलेंडर को खींचोगे तो लेंथ तो बढ़ेगी, वॉल्यूम सेम रखने के लिए एरिया क्या होगा, कम हो जाए। बोले हाँ सर ये बात तो सही है, और उसके लिए हमने कोई मॉड्यूलस डिफाइन नहीं किया, कोई स्ट्रेन डिफाइन नहीं किया, समझ गए बात को, इसलिए हम ये चीज भी लिखते हैं। करेक्ट, तो इसलिए पॉइजन्स रेशियो जो होता है दैट इज इफेक्टिवली डेल्टा R अपॉन R डिवाइडेड बाय डेल्टा L अपॉन L। मतलब ये क्या करता है, जो रेडियस में चेंज है इसे लेटरल स्ट्रेन भी कहते हैं, और जो लेंथ में चेंज है जिसे लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन भी कहता है, ये उन दोनों के रेशियो के बराबर होता है, उन दोनों के रेशियो के बराबर। इसे हम नीचे लिख देते हैं L कॉम, समझ गए बात को। और यहां पर भी क्या लगा होता है, एक माइनस। माइनस का पर्पस क्या है बेटा, फिर से देखो, लेंथ बढ़ेगी तो रेडियस घटेगा, रेडियस अगर बढ़ गया, मान लो आपने इसको थोड़ा कंप्रेस कर दिया तो सॉरी रेडियस बढ़ गया तो लेंथ घट जाएगी, दोनों एक दूसरे के उल्टा चलेंगे। तो अगेन पॉइजन्स रेशियो को पॉजिटिव बनाने के लिए क्या लगा देते हैं, नेगेटिव लगा देते हैं। तो कुल मिलाकर के माइनस डेल्टा R बाई R डिवाइडेड बाई डेल्टा L बाई L है। इसी को बेटा हम और क्या लिख सकते हैं, माइनस, कभी कभी ना डायमीटर की टर्म में बात करता है, तो परेशान नहीं होना है ना, उसको बैठ के रेडियस में कन्वर्ट करना है, आप सीधे सीधे यूज करो कि इन दैट केस ऑल्सो यू कैन डायरेक्टली राइट डेल्टा D बाई D, ठीक है, एंड डिवाइडेड बाई डेल्टा L बाई L। समझ गए बात को, कोई दिक्कत, यानी कि यू कैन यूज रेडियाई और यू कैन यूज डायमीटर, ईदर ऑफ द करेक्ट मतलब ऑप्शन इज करेक्ट ओनली। ठीक है, इसके अंदर बेटा आप देखो और क्या ध्यान रखना है, एक तो हो गया ये मैथमेटिकल पार्ट, मैंने एग्जांपल लिया है इसके जस्ट बाद, तो उसकी हेल्प से आपको समझ आ जाएगा। उसके अलावा थ्योरेटिकल भी एक बहुत कॉमन क्वेश्चन है, बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है कि आपसे कभी कभी सिग्मा का वैल्यू पूछता है, लेकिन वो जो वैल्यू पूछता है ना बेटा वो दो तरह का होता है, एक होता है थ्योरेटिकल, एक होता है प्रैक्टिकल। देखो एक तो होगा थ्योरेटिकल और एक क्या होगा, प्रैक्टिकल। बेटा थ्योरेटिकली अगर देखेंगे तो सिग्मा का जो वैल्यू है बेटा वो कहां से कहां तक आता है, -1 से लेकर के 0.5 तक आता है, -1 से लेकर के 0.5 तक। थोड़ा ध्यान से लिख देता हूं बेटा, मतलब -1 से ज्यादा हो सकता है, बराबर हो सकता है, और 0.5 से कम हो सकता है थ्योरेटिकली पॉइजन्स रेशियो का नेगेटिव वैल्यू आ सकता है, बट प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। इसलिए प्रैक्टिकली जो इसका वैल्यू निकल के आता है बेटा दैट लाइज बिटवीन 0 to 0.5। समझ गए बात को, तो इफेक्टिवली दिस इज व्हाट हैपेंस। तो ये याद रखना है सीधे सीधे वैल्यू कि प्रैक्टिकली सिग्मा, यानी सॉरी अच्छा मैंने सिग्मा लिख दिया क्या, ठीक है कोई बात नहीं, P/सिग्मा लिख देता हूँ कि पॉइजन्स रेशियो का वैल्यू प्रैक्टिकली 0 से 0.5 हो सकता है प्लस में, और थ्योरेटिकली इट कैन बी फ्रॉम -1 to 0.5। तो जो वैल्यू पूछे एज पर दैट वी हैव टू टेक बैक द क्वेश्चन, राइट ऑप्शंस। तो आई थिंक बेटा ये क्लियर हो गया आपको, राइट। पॉइजन्स रेशियो समझ आ गया कि क्या करता है ना, कैसे काम करता है। तो आई डोंट थिंक कि कोई दिक्कत आ रही होगी, तो आराम से इसको समझ लो बेटा, कॉपी डाउन कर लो, जॉट डाउन कर लो, फिर एक एग्जांपल आगे ले लेते हैं, उससे और क्लैरिटी आ जाएगा कि न्यूमेरिकल में कैसे इसको हैंडल करना है। ठीक है बेटा, और जैसा कि मैंने कहा आप लैंग्वेज में लिख लेना, इसको लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन और इसको लेटरल स्ट्रेन भी कहते हैं। तो आप लिख सकते हो कि इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द लेटरल स्ट्रेन टू द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन इन केस ऑफ डिफॉर्मेशन, राइट, व्हेन फोर्सेस आर अप्लाइड अलोंग द लेंथ। ठीक है, तो स्कूल वगैरह के लिए या कहीं और हेल्प हो तो लिख सकते हैं। ठीक,
तो वीडियो पॉज करो, कॉपी करो, मैं आगे बढ़ता हूं। देखो बेटा, ये है एग्जाम्पल, ठीक है, समझना। हमें बोला गया 3 सेंटीमीटर लॉन्ग कॉपर वायर, यानी लेंथ दे रखी है एंड लेंथ इंक्रीजेस बाय 0.3, मतलब डेल्टा एल दे रखा है। तो हमें देखो क्या क्या दे रखा है, 3 सेंटीमीटर लेंथ एंड 0.3 सेंटीमीटर डेल्टा एल। इफ पॉइजन्स रेशियो ये दे रखा है 0.26, पॉइजन्स रेशियो इज 0.26, देन द लेटरल स्ट्रेन इन द वायर, मैंने कहा था ये टर्म आती है कई बार, ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं कि भाई पॉइजन्स रेशियो तो अभी अभी पढ़ा था, पॉइजन्स रेशियो कैन बी, पी भी सिग्मा भी सब चलेगा अपने लिए, कैन बी रिटन एज लेटरल स्ट्रेन डिवाइडेड बाय क्या था बेटा, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। ठीक, लेटरल स्ट्रेन का मतलब क्या हो जाएगा, ये तो हमें निकालना ही है, ऑल्दो लिखने की जरूरत नहीं है। और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन की अगर बात करेंगे बेटा, तो दैट हैज टू बी व्हाट, डेल्टा एल बाय एल। ऑफ कोर्स नेगेटिव आएगा, ठीक है, नेगेटिव आएगा। अब यहां से बेटा देखो पॉइजन्स रेशियो कितना है अपने पास, 0.26, देखो 0 से 0.5 के बीच में बताया भी था अभी। ये हमें निकालना है लेटरल स्ट्रेन, एंड बेटा डेल्टा एल बाय एल के लिए, है ना, एक काम करें, डेल्टा एल बाय एल को इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। डेल्टा एल का वैल्यू देखो कितना था, 0.3 सेंटीमीटर्स, सेंटीमीटर से तो मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और एल से डिवाइड करेंगे, ठीक है, एल से डिवाइड करेंगे, एल कितना है 3 सेंटीमीटर्स, अगेन मैं सेंटीमीटर में तो 100 से मल्टीप्लाई, वैसे भी कट जाएगा सेंटीमीटर सेंटीमीटर। यहाँ से क्या निकल गया बेटा, लेटरल स्ट्रेन निकल गया। आप बोलोगे सर नेगेटिव कहाँ गया, करेक्ट बेटा, देखो नेगेटिव का मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे लगा देता हूँ, ठीक है। नेगेटिव का मतलब सिर्फ कितना सा है कि लेंथ बड़ा है तो मतलब रेडियस घटेगा, लेटरल स्ट्रेन नेगेटिव आएगा क्योंकि लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन पॉजिटिव है, ठीक है, क्लियर। आई थिंक बहुत आसान है बेटा, है ना, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, तो कभी आए तो दिमाग में करेक्ट घंटियां बजनी चाहिए, ठीक, राइट। तो आई एम श्योर इतना समझ आया होगा, अगर इतना समझ आ गया पानी पी लो, आराम से इसको कॉपी कर लो और फिर अगले पॉइंट पे चलना, है ना बेटा। 1 2 3 और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ऑलमोस्ट रैप अप करने वाले, ठीक है, तो स्टे विद मी, ठीक है। चलो, हाँ नो पढ़ना थोड़ा तो मुश्किल है लेकिन क्या करें, इंपॉर्टेंट है बेटा, है ना। अपना एजुकेशन सिस्टम ऐसा है, अभी नहीं पढ़े तो फिर कुछ मतलब नहीं है, लाइफ थोड़ी सी टफ हो जाएगी और क्या, और जीवन मुश्किल हो जाएगा, ठीक। तो आप पॉज करके कॉपी कर लो, मैं आगे बढ़ रहा हूँ, ठीक है। देखो अब बात कर रहे हैं बेटा ब्रेकिंग स्ट्रेस एंड ब्रेकिंग फोर्स, ध्यान से सुनना, दोनों इंपॉर्टेंट है, काफी क्वेश्चंस इस पे आपको मिलेंगे, काफी क्वेश्चंस, ठीक। ब्रेकिंग स्ट्रेस, ब्रेकिंग फोर्स, नाम से पता चल रहा है, इफ यू अप्लाई फोर्स इलॉन्गेशन आएगा, बहुत ज्यादा फोर्स लगाओगे तो टूट जाएगा, जिस फोर्स पे बॉडी ब्रेक कर जाए, टूट जाए, राइट, यील्ड कर जाए, गिव अप कर, दैट पर्टिकुलर टाइप, उस पे जो भी फोर्स आएगा उसे ब्रेकिंग फोर्स, और उस पे जो भी स्ट्रेस आएगा उसे ब्रेकिंग स्ट्रेस बोलेंगे। समझ गए बात को। तो जब हम ब्रेकिंग स्ट्रेस की बात कर रहे हैं, है ना, आराम से सुनना, तो ब्रेकिंग स्ट्रेस यानी सिग्मा बी, सिग्मा स्ट्रेस होता है ना, तो सिग्मा बी कैन बी रिटन एज एफ ब्रेकिंग डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। यहाँ पे जो एफ ब्रेकिंग है बेटा, दिस इज ब्रेकिंग फोर्स। तो हमें ये तो समझ आ गया कि दोनों रिलेटेड हैं समहाउ, एंड दिस इज द फोर्स एट विच बॉडी ब्रेक्स, दिस इज द स्ट्रेस एट विच बॉडी ब्रेक्स। सवाल उठता है क्वेश्चन कैसे आएगा, मैं समझाता हूं कैसे आएगा। क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट तरीके से आता है, आपको बोलेगा कि ब्रेकिंग स्ट्रेस और ब्रेकिंग फोर्स का कंपैरिजन की बात करेगा। बोलेगा मेरे पास एक वायर है, वायर का मटेरियल तो सेम है, 2 वायर है सेम मटेरियल की, एक की लेंथ L है और एक की लेंथ 2L है, ब्रेकिंग स्ट्रेस किसका ज्यादा होगा? तो अपने को दिमाग में कहीं ना कहीं ऐसा लगा, अच्छा लंबी वायर है ज्यादा स्ट्रेस ले पाएगी ना, मटेरियल पे डिपेंड करता है बेटा, मटेरियल पे, समझ गए, यानी कि लेंथ पे डिपेंड नहीं करता, सेम आएगा। फिर ये भी बोल सकता है कि एक थिन वायर और एक थिक वायर है, किसका स्ट्रेस ज्यादा होगा? दिमाग में अगर अच्छा थिक वायर है ज्यादा लोड झेल सकता है, बात तो सही है, लोड ज्यादा झेल सकता है ना, लोड which is force not stress, stress is force upon area which is again what, independent of area, वो भी सेम आएगा। मतलब ये कि ब्रेकिंग स्ट्रेस किस पे डिपेंड करता है, ठीक है, किस पे डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन मटीरियल, किस पे डिपेंड करता है बेटा, मटीरियल पे डिपेंड करता है, ओनली मटीरियल, ओनली और लिख दिया इसमें मैंने, मतलब किस पे डिपेंड नहीं करता है, ये भी ऐड ऑन कर देता हूं, ये भी ऐड ऑन कर देता हूं, डज नॉट डिपेंड ऑन लेंथ
एरिया, रेडियस, डायमीटर एटसेट्रा, डायमेंशंस पे डिपेंड ही नहीं करता। तो कभी बोला जाए कि ज्यादा लेंथ वाली वायर, कम वाली वायर, सेम ब्रेकिंग स्ट्रेस, मटेरियल सेम होना चाहिए। ज्यादा थिन वायर, थिक वायर, सेम, क्या सेम होना चाहिए? मटेरियल। बोले ठीक है सर, वेरी गुड, समझ आ गया। ब्रेकिंग फोर्स को हमने कहा ब्रेकिंग स्ट्रेस इनटू एरिया। क्या कहा? पहले सुन लो, समझ लो आराम से, फिर कॉपी कर लेना। ब्रेकिंग फोर्स को क्या लिखा? ब्रेकिंग स्ट्रेस इनटू एरिया। बोले ठीक है सर, ये मटेरियल पे डिपेंड करता है, मतलब ये भी करेगा, ठीक। ये साथ ही साथ एरिया पे भी डिपेंड कर गया, मतलब ब्रेकिंग फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू एरिया, प्रोपोर्शनल टू रेडियस का स्क्वायर, प्रोपोर्शनल टू डायमीटर का स्क्वायर, ऑफ कोर्स फॉर सेम मटेरियल। यानी कोई डिपेंडेंसी पूछता है, आप खुद लिखोगे, डिपेंडेंसी पूछेगा तो किस पे है? मटेरियल पे तो है ही है, मटेरियल के साथ साथ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे भी, मटेरियल के साथ साथ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे भी। जबकि अगर मैं बात करता हूं लेंथ की, तो लेंथ पे डिपेंड नहीं करता, किस पे करता है? मटेरियल, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो कि रेडियस या फिर डायमीटर, किस पे डिपेंड नहीं करता? लेंथ पे। मतलब आप ऐसे समझ लो कि डज नॉट डिपेंड DND ऑन लेंथ। यानी कि आपसे अगर कोई बोला जाए कि एक 5 किलो का वेट 10 मीटर की रस्सी पे टंग सकता है, तो 100 मीटर की रस्सी पे कितना टंग सकता है? मैक्सिमम 5 किलो। लेंथ से कोई लेना देना नहीं है, छोटी रस्सी हो बड़ी रस्सी हो बराबर लोड झेलेगी, करेक्ट। हाँ, थिक वायर अगर है तो एरिया ज्यादा है तो ब्रेकिंग फोर्स ज्यादा होगा। थिक वायर, मोटी वायर पे ज्यादा लोड झेल सकती है, पतली वाली पे नहीं। स्ट्रेस दोनों के लिए सेम होगा। तो मैं दोबारा से पूरा रिवाइज करा रहा हूं। ब्रेकिंग स्ट्रेस मटेरियल पे डिपेंड करता है ओनली, लेंथ, एरिया, रेडियस, डायमीटर पे डिपेंड नहीं करता। ब्रेकिंग फोर्स मटेरियल पे तो करता ही करता है, साथ ही साथ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के प्रोपोर्शनल है, रेडियस के स्क्वायर पे डिपेंड करता है, डायमीटर के स्क्वायर पे डिपेंड करता है, कुल मिला के लेंथ पे डिपेंड नहीं करता। आई एम श्योर आई एम लाउड एंड क्लियर। आराम से वीडियो पॉज करो, कॉपी करो, समझो, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसके बाद लेक्चर को आगे लेके चलो, ठीक है। बस एक आध पॉइंट और है, आई थिंक 33 स्लाइड में 3-4 स्लाइड्स और है, ठीक है। तो पॉज करके कॉपी कर लो, मैं आगे बढ़ रहा हूं। बेटा टॉर्शन ड्यू टू ट्विस्ट बहुत रेयरली ही पूछा जाता है, बट मैंने कवर किया है, कोशिश की है कवर करने की, ताकि ले लेते हैं। ये किया है और एक इसका एग्जाम्पल है, छोटा सा पॉइंट है, इट वोंट टेक मच टाइम। आप ऐसे समझो कि बेटा मैंने क्या किया, एक सिलेंडर ले लिया और ये सिलेंडर के सेंटर से कोई एक पॉइंट ले लिया, कोई कलर दूसरा लेते हैं, सेंटर से ये पॉइंट लिया। इस पॉइंट को अगर मैं देखूंगा तो ये एग्जैक्टली यहाँ पे आएगा, समझते हो? सही है ना? हाँ ठीक है, थोड़ा टिल्ट कर दिया, ठीक। फिर मैंने क्या किया, ये सिलेंडर का नीचे वाला पार्ट तो पकड़ लिया और ऊपर वाले पार्ट को ट्विस्ट किया। देखो ये जो आता है ना टॉर्शन ड्यू टू ट्विस्ट बोला है मैंने, ट्विस्ट, ट्विस्ट कितना ट्विस्ट करेगा, है ना। तो आप ऐसे समझो कि एक पार्ट पकड़ा, सिलेंडर का जार नहीं खोलते बिल्कुल वैसे, तो जार को पकड़ के घुमा दिया तो उसमें ट्विस्ट आता है, ठीक है। उस ट्विस्ट की वजह से स्ट्रेन है। जार का तो ढक्कन खुल जाता है, अगर मान लो ढक्कन नहीं खुल रहा होता तो घुमा देते अगर अपन जबरदस्ती, तो उसमें स्ट्रेन आ जाता ना, इसलिए तो हम उस स्ट्रेन की बात कर रहे हैं, ठीक। तो हमने कहा घुमाया, तो मैंने कुछ एंगल थीटा घुमाया होगा जिसकी वजह से ये ऐसे पहुंच गया, समझ गए। यानी कि अगर हम देखेंगे तो इफेक्टिवली ये पॉइंट यहां से यहां पहुंच गया, इतना टिल्ट कर गया। क्यों? क्योंकि मैंने इसको कितना ट्विस्ट दे दिया था बेटा, थीटा, मैंने थीटा ट्विस्ट दे दिया था। सिलेंडर का रेडियस ऑफ कोर्स मैं मान लेता हूं कितना है, आर, तो थीटा ट्विस्ट दे दिया था आर रेडियस के सिलेंडर को, करेक्ट। इस थीटा ट्विस्ट के कारण ये जो एंगल बेंड हुआ है बेटा, क्योंकि ये तो पकड़ा हुआ था नीचे से, तो ये वायर फिक्स थी, जैसे ही ट्विस्ट किया ये घूम गई, घूमते ही ये एंगल डेविएट कर गई, तो ये जो फाई आता है इसे कहते हैं टॉर्शनल स्ट्रेन। ये जो थीटा आता है इसे कहते हैं ट्विस्ट। ये लेंथ ऑफ द सिलेंडर कितनी है, एल। ध्यान से देखोगे तो ये जो आर्क है ये इस ट्राइंगल के लिए, देखो ध्यान से सुनना, मैं ट्राइंगल बता रहा हूं, ये इस ट्राइंगल में भी, और एक ये इस ट्राइंगल में भी, दोनों ट्राइंगल में आर्क सेम है। आर्क क्या होता है, थीटा इंटू रेडियस। तो यहां से हम एक सिंपल सा फॉर्मूला निकाल लेते हैं बेटा कि भाई थीटा इंटू आर बराबर एल इंटू फाई। कितना आसान है देखो समझना, जबरदस्ती इसको अपन ने इतना रॉकेट साइंस बना रखा है। तो हमें अगर बोला जाए थीटा इज व्हाट, ट्विस्ट, लिख भी दिया हमने। यहां पे फाई का मतलब क्या होता है बेटा, टॉर्शनल स्ट्रेन, टॉर्शनल स्ट्रेन,
करेक्ट। एल का मतलब क्या है, लेंथ ऑफ द सिलेंडर, आर का मतलब क्या है, रेडियस ऑफ द सिलेंडर। तो यहां से इफेक्टिवली हम क्या कर सकते हैं, ट्विस्ट और स्ट्रेन का रिलेशन निकाल सकते हैं। बहुत बार क्वेश्चन आता है, आपको बोलेगा इतना डिग्री ट्विस्ट कर दिया, बताओ कितना स्ट्रेन जनरेट होगा अगर लेंथ ऑफ द सिलेंडर इतना और रेडियस कितना। मैंने एग्जांपल भी लिया है, तो हम बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। आप ही सॉल्व करोगे इस एग्जांपल को, ठीक है। तो इट्स नॉट रॉकेट साइंस, आराम से कॉपी करके, मतलब पेज वीडियो पॉज करके कॉपी कर लेना। बस एक चीज और सुन लो, इसमें एक चीज और आती है, कभी कभी आपसे बोला जाएगा कि भाई जो ट्विस्ट आ रहा है ना वो किसके प्रोपोर्शनल आता है। जितना ट्विस्ट है और स्ट्रेन है बेटा दोनों की बात कर रहे हैं, तो इफेक्टिवली दे आर प्रोपोर्शनल टू व्हाट, L बाय R रेज़ टू पावर 4। तो मैंने किसी बॉडी में अगर एक L लेंथ का और R रेडियस का सिलेंडर है, तो उसका अगर ट्विस्ट मेरे पास लाइट से थीटा था, तो अगर मैंने उसको रोटेट किया तो कुछ ना कुछ तो ट्विस्ट जो मैंने डेवलप किया वो आ गया मेरे पास थीटा, L बाय जो भी रेडियस की टर्म में था। अभी उसी सिलेंडर की लेंथ डबल कर दी, रेडियस 4 गुना कर दिया, पूछा आप बताओ कितना ट्विस्ट आएगा सेम एफर्ट या टॉर्क के लिए। तो आप ऐसे समझना कि दैट ट्विस्ट विल बी प्रोपोर्शनल टू L बाय R रेज़ टू पावर 4। समझ गए बात को। सो ये दो चीज़ें जो आपको ध्यान होनी चाहिए, और बाकी तो इजी पार्ट है। तो एक बार इसको कॉपी करो, फिर इसका एग्जाम्पल करते हैं आगे ना, वीडियो पॉज करके कॉपी कर लो, मैं आगे बढ़ता हूँ। देखो बेटा एग्जाम्पल मैंने कहा था ना, सिंपल है। देखो वायर का लेंथ कितना है, 1 मीटर है ना, रेडियस कितना है 4 मिलीमीटर, इस क्लैम्प्ड एट वन एंड, यानी इस वायर का हमने एक एंड को क्या कर दिया बेटा, क्लैम्प कर दिया, ठीक है। और कह रहा है दी अदर एंड इज ट्विस्टेड, कह रहा है ट्विस्ट दे रहा है, कितना ट्विस्ट दे रहा है बेटा, बाय एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। तो देखो 30 डिग्री का क्या दे दिया, ट्विस्ट। आपको बेटा ध्यान रखना है, हमेशा एंगल्स किस में रखने होते हैं, रेडियंस के अंदर, मतलब डिग्री को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, रेडियन के अंदर, ठीक है। तो आपको क्या दे दिया, ट्विस्ट दे दिया। आपसे एंगल शियर पूछा गया, एंगल शियर हो या टॉर्शनल स्ट्रेन हो, दैट इज वन एंड द सेम थिंग। मतलब ये आपसे क्या पूछना चाहता है, इट इज बेसिकली ट्राइंग टू आस्क यू फाई। कैन वी डायरेक्टली यूज बेटा, क्या हम लिख सकते हैं, एल फाई इक्वल टू आर थीटा, ठीक है। देखो रेडियस आपके पास है, एल आपके पास है, थीटा आपके पास है, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ फाई, करेक्ट। अभी आप खुद से सॉल्व करोगे बेटा, इसमें ना सिर्फ डेटा सब्स्टिट्यूट करना है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। तो आई जस्ट वांटेड टू गिव यू एन आइडिया, ऑल्दो ये क्वेश्चंस बहुत रेयरली पूछे जाते हैं, बट टू कंट्रोल एवरीथिंग, मतलब टू कवर एवरीथिंग हमने कर लिया, ठीक। तो फटाफट से लास्ट 2 पॉइंट्स देखते हैं, राइट। एंड प्लीज पॉज द वीडियो, कॉपी इट डाउन, खुद से सॉल्व करो और फिर आगे बढ़ो। तो बेटा द नेक्स्ट पार्ट इज अगेन बहुत छोटी छोटी सी पॉइंट्स है ना, जिसपे स्ट्रेट अवे क्वेश्चंस आ सकते हैं। सो द पार्ट इज बेसिकली इलास्टिक फटीग, राइट। द नेक्स्ट वन इज इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट एंड हिस्टेरेसिस। तो ये 3 टर्म्स है बेटा जिनके बारे में हमें क्लियर आइडिया होना चाहिए। सो लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड दीज 3 टर्म्स। बेटा जहां तक हम बात करते हैं है ना इलास्टिक फटीग की, तो इलास्टिक फटीग आप ऐसे समझो कि इट्स बेसिकली अ फिनोमिना, ठीक है, जिसके अंदर मटेरियल लूजेस इज इलास्टिसिटी, राइट, ड्यू टू कॉन्टिन्यूअस रिवर्सल ऑफ स्ट्रेसेस। मैं मतलब समझाता हूं कि अगर हमें बेटा कोई वायर को ब्रेक करना है तो हम क्या करते हैं, जरा स्टील वायर्स हो गई, स्टील प्लेट्स हो गई, तो हम उनको क्या करते हैं, ऐसे बेंड करते हैं, फिर ऑपोजिट डायरेक्शन में बेंड करते हैं, फिर बेंड करते हैं, फिर बेंड करते हैं, और ये थोड़ी देर बाद टूट जाती है, करेक्ट। तो इफेक्टिवली व्हाट यू आर डूइंग, यू आर एक्चुअली कंटिन्यूअसली चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ द स्ट्रेसेस इन विच दे आर बीइंग अप्लाइड। मतलब अगर मैं स्ट्रेस के डायरेक्शन की बात करूं तो पहले नीचे लगाया, फिर ऊपर लगाया, फिर नीचे लगाया, फिर ऊपर लगाया, तो हम स्ट्रेस के डायरेक्शन को बार बार रिवर्स कर रहे हैं। ड्यू टू दिस व्हाट हैपेंस इज मटेरियल लूजेस इट्स इलास्टिसिटी। बेटा अगर मटेरियल इलास्टिक है तो वो टूटता नहीं है, स्टील की वायर को बेंड करोगे तो बेंड हो जाएगी, करेक्ट। अगर इसी की जगह प्लास्टिक होता और उसको आप बेंड करते हो टूट जाता, बिकॉज दैट इज ब्रिटल। सो व्हाट हैपेंस व्हेन अ मटेरियल इज इलास्टिक, ठीक है, व्हेन अ मटेरियल इज इलास्टिक इट डजंट ब्रेक इजीली। तो होता क्या है, ड्यू टू कॉन्टिन्यूअस रिवर्सल ऑफ स्ट्रेसेस मटेरियल लूजेस इट्स इलास्टिसिटी, करेक्ट, जिसकी वजह से वो ब्रेक हो जाता है, करेक्ट। इसी फिनोमिना को बेटा क्या कहते हैं, इलास्टिक फटीग कहते हैं। मैं सिंपल लैंग्वेज में लिख देता हूं, करेक्ट। सो व्हेन वी टॉक अबाउट इलास्टिक फटीग, आप ऐसे समझो, ड्यू टू continuous reversal of stresses, beta what happens, material loses its elasticity, loss of elasticity,
और बेटा इसी की वजह से मटेरियल क्या करता है, ब्रेक करता है, और इसी को हम क्या कहते हैं, इलास्टिक फैटिग कहते हैं। आई थिंक इट इज वेरी क्लियर, राइट। अच्छा, इलास्टिक फैटिग के बाद बेटा दूसरी चीज जो हमें समझनी है, दैट इज इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट। देखो ये भी नाम से समझ आ रहा है, बेसिकली वी आर ट्राइंग टू टॉक अबाउट एन इफेक्ट आफ्टर इलास्टिसिटी। मतलब आप ऐसे समझो कि मैंने एक वायर ली और उस वायर पे लोड लगाया तो उसको खींच दिया, इलोंगेटेड हो गई। जैसे ही लोड हटाऊंगा बेटा एकदम से स्ट्रेस क्या हो गया, जीरो। स्ट्रेस क्या था बेटा, लोड अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन एरिया। तो जैसे ही आपने उसका लोड हटाया तैसे ही स्ट्रेस जीरो हो गया, करेक्ट। लेकिन स्ट्रेन को जीरो होने में समय लगता है, इट टेक्स टाइम फॉर द स्ट्रेन टू बिकम जीरो। सो जब वायर को आपने खींच रखा है, व्हेन यू रिलीज इट स्लोली ग्रेजुअली इट कम बैक टू द ओरिजिनल पोजीशन। So stress will become zero immediately, but strain will take some time. Basically simple language में बोले तो strain will lag behind stress in becoming zero. रेस लग रही है कि स्ट्रेस स्ट्रेन में कौन पहले जीरो होगा, स्ट्रेस पहले जीरो हो गया, स्ट्रेन थोड़ा पीछे रह गया। तो दिस लैगिंग बिहाइंड ऑफ स्ट्रेन फ्रॉम स्ट्रेस व्हेन डिफॉर्मिंग फोर्स इज रिमूव्ड इज एक्चुअली नोन एज व्हाट बेटा, इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट। समझ गए बात को? तो हम ज्यादा इसको कॉम्प्लिकेट नहीं करेंगे, बस आप अपनी लैंग्वेज में लिखो, मैं लिखवा देता हूं कि इट इज बेसिकली द फिनोमिना ऑफ लैगिंग बिहाइंड ऑफ स्ट्रेन फ्रॉम स्ट्रेस ऑन रिमूवल ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स। ठीक है बेटा। तीसरी जो चीज है बेटा ये इंपॉर्टेंट है, हिस्टेरेसिस की अगर बात करें, क्योंकि इसके ऊपर ना एक आध थ्योरेटिकल क्वेश्चन बन सकता है। सो लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड दैट, है ना। उसमें भी ज्यादा एनर्जी नहीं लगाएंगे, बस ऐसे समझो बेटा कि अगर मेरे पास लेट से कोई एक जनरल ग्राफ मैंने बना दिया, कोई एक जनरल ग्राफ बनाया, है ना, और ये ग्राफ हम किस किस के बीच में बना रहे हैं बेटा, स्ट्रेस एंड स्ट्रेन के बीच में बना रहे हैं, इस तरफ भी बना देंगे। ठीक, आराम से समझने की कोशिश करना। तो हमने कहा कि एक ग्राफ बनाया, इस तरफ मेरे पास क्या था बेटा, स्ट्रेन था। यहां पर अगर मैं बात करूंगा तो हमारे पास क्या था, स्ट्रेस था। हमने क्या किया, कोई एक बॉडी ली और इस बॉडी को क्या किया बेटा, इस पे एक लोड लगा दिया। ये बॉडी में इस मटेरियल की बात कर रहा हूँ, वायर की बात कर रहा हूँ। जब इस पे W लोड लगाया तो ये वायर थोड़ा सा एक्सटेंड होना शुरू हुई, यानी जैसे जैसे स्ट्रेस बढ़ाया वैसे वैसे बॉडी में स्ट्रेन बढ़ने लग गया मटेरियल में। तो मैंने जब इसको प्लॉट किया बेटा तो ये ऐसा कुछ ग्राफ बनता है हमारे पास, इस तरह का। ठीक है, इसे थोड़ा और इफेक्टिवली मैं बना के दिखाता हूँ, ऐसा कुछ। ठीक है, ये ऐसा कुछ मटेरियल का ग्राफ बनता है, स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन। तो इसके अंदर क्या होता है बेटा, जैसे जैसे आप स्ट्रेस बढ़ाते हो वैसे वैसे स्ट्रेन बढ़ते जाता है, एक पॉइंट पे पीक पे पहुंचता है, मैक्सिमम स्ट्रेन पे पहुंच गया। फिर आप जैसे जैसे स्ट्रेस कम करोगे, आप देखो एक्स एक्सिस पे स्ट्रेस है, यानी ये पॉइंट अगर देखेंगे तो यहाँ पे स्ट्रेस कितना है, जीरो, लेकिन स्ट्रेन जीरो नहीं हुआ है, करेक्ट। तो ये वो पॉइंट है जहां पर स्ट्रेस तो जीरो है, आपने पूरा लोड हटा दिया, ये W मैंने पूरा हटा दिया, लेकिन अभी भी वायर में थोड़ा इलोंगेशन बच गया, कुछ स्ट्रेन बच गया, करेक्ट। इसको हम परमानेंट सेट कहते थे, आपने पढ़ा होगा बेटा, हमने स्टॉक क्या बोलते हैं, हुक्स लॉ के बाद स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ कवर किया था, वहां पे ये बात बताई थी, करेक्ट। सो इट इज दैट पॉइंट ओनली। तो आप कह सकते हो कि ऑन मेकिंग स्ट्रेस जीरो, ऑन रिमूविंग द डिफॉर्मिंग फोर्स, स्टिल सम स्ट्रेन इज लेफ्ट इन द मटेरियल, करेक्ट। और बेटा इसी पॉइंट को हम अगर लैंग्वेज की टर्म में बोले तो वी कॉल इट एट R, वी कॉल इट एज R, रिटेंटिविटी। क्या कहते हैं बेटा इसको, रिटेंटिविटी कहा जाता है। ठीक है, तो रिटेंटिविटी मतलब रेसिडुअल स्ट्रेन जब स्ट्रेस जीरो हो जाए। फिर हमने क्या किया, अब नेगेटिव डायरेक्शन में स्ट्रेस लगाया, क्योंकि हम चाहते थे कि ये पूरा का पूरा स्ट्रेन जीरो हो जाए। तो इसके लिए जितना नेगेटिव स्ट्रेस, देखो ये एक्स एक्सिस है, यहाँ पे स्ट्रेस है, तो ये इफेक्टिवली नेगेटिव एक्स एक्सिस है। तो यहाँ जो नेगेटिव स्ट्रेस होगा जो स्ट्रेन को जीरो करने के लिए रिक्वायर्ड है बेटा, इसको कहते हैं कोएर्सिविटी, C से डिनोट करते हैं। अभी हमें ये सब टर्म्स को ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है, मैं एक रफ आइडिया दे रहा हूँ, करेक्ट। फिर ये नेगेटिव डायरेक्शन में फोर्सेज लगाई, फिर वापस करी, तो कुल मिलाकर के एक बार लोड लगाया, फिर जीरो किया, फिर नेगेटिव डायरेक्शन में लोड लगाया, फिर जीरो किया। तो ये जो कंप्लीट साइकिल है, इसके करस्पॉन्डिंग स्ट्रेस स्ट्रेन को क्या कहते हैं, हिस्टेरेसिस कर्व कहते हैं। इसमें हमारे काम की चीज क्या है बेटा, हमारे काम की चीज ये है कि हिस्टेरेसिस कर्व का जो एरिया निकल के आता है, राइट, व्हाट ऑल एरिया विल गेट, राइट, दैट पर्टिकुलर एरिया विल बेसिकली गिव अस लॉस इन एनर्जी। ठीक है, लॉस इन एनर्जी पर साइकिल, एक साइकिल में कितना एनर्जी का लॉस होगा, दैट विल बी गिवन बाय द एरिया अंडर दिस कर्व। अब इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे बनेगा, देखो आपसे बोलेगा कि भाई मेरे पास दो तरह के ग्राफ है, एक बार ऐसा है और एक बार मेरे पास इस तरह का ग्राफ है।
दोनों में डिफरेंस क्या है? इसके अंदर बेटा एरिया क्या है? ज्यादा, यहां पर एरिया ज्यादा है और इस वाले ग्राफ के अंदर एरिया कम है। तो आपसे पूछेगा कि बताओ, है ना, टायर्स बनाने के लिए कौन सा मटेरियल ज्यादा अच्छा है? तो बोलेंगे टायर्स की अगर बात करते हैं तो बेटा टायर्स बनाते वक्त आपको ये ध्यान रखना पड़ता है कि एनर्जी का लॉस कम हो। एनर्जी लॉस कम होने से क्या होता है, आप सोचो एनर्जी लॉस ज्यादा हुआ तो क्या होगा? ज्यादा होगा तो जो एयर होती है टायर के अंदर, उसके अंदर थर्मल एनर्जी निकलेगी। लॉस ऑफ एनर्जी इन टेक प्लेस इन टर्म्स ऑफ व्हाट? थर्मल एनर्जी। So because of thermal energy, right, temperature of the air will increase and tire may burst. टायर फट सकता है, करेक्ट। इसलिए टायर बनाने के लिए आप चाहते हो कम से कम हीट निकले, कम से कम टेम्परेचर बढ़े एयर का, कम से कम एनर्जी लॉस हो। इसलिए दिस मटेरियल इज बेटर फॉर मेकिंग टायर्स। समझ गए? बट इसी की जगह बोलता नहीं, आई नीड गुड शॉक एब्जॉर्बर्स, मुझे शॉक एब्जॉर्बर बनाना है। तो अब बताओ कौन सा मटेरियल यूज करें? तो बेटा शॉक एब्जॉर्बर्स बनाने के लिए आप चाहते हो कि जब कोई गाड़ी चली लेट से, है ना, उस पर कुछ शॉक लगा, वो शॉक एब्जॉर्बर तक आया और फिर ड्राइवर तक पहुंचा, करेक्ट। जब हम बाइक पे बैठे होते, कई बार बाइक चल रही है, ब्रेकर आ गया, कुछ ऐसी चीज समझो। तो जैसे ही ब्रेकर आया तो पहले जर्क किस पे आया? शॉक एब्जॉर्बर्स, फिर ड्राइवर पे आ गया। हम चाहते हैं कि ड्राइवर तक आए ना, यही तो अच्छी बात है ना। शॉक एब्जॉर्बर का काम क्या है कि शॉक को आगे तक ना पहुंचने दे, मतलब बीच में ही पूरा लॉस कर दे। पूरा लॉस कर दे मतलब एनर्जी लॉसेस वहां पे क्या होने चाहिए? ज्यादा। इसलिए यहां पर अगर हम बात करते हैं तो बेटा दे आर गुड फॉर शॉक एब्जॉर्बर्स। समझ गए मेरी बात को? तो कुल मिलाकर के इस तरह से क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि एरिया अंडर हिस्टेरेसिस कर्व्स गिव्स यू लॉस इन एनर्जी पर साइकिल। अकॉर्डिंगली विल सी द एप्लीकेशन पार्ट ऑफ इट। अंडरस्टूड बेटा? तो आई थिंक इतना पार्ट क्लियर होगा। ये पार्ट आप अच्छे से कॉपी कर लो, समझ लो, स्पेशली ये वाला पार्ट। मैं इस वाले पार्ट के लिए भी आपको देता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, है ना। एक छोटा सा पॉइंट है इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट, करेक्ट। और इस पे क्वेश्चन इस तरह के आ जाते हैं कई बार कि आपसे पूछ लेता है कि भाई पुराने ब्रिजेस हैं, स्कूल में बहुत बार पूछता है, आर डिक्लेयर्ड अनसेफ टू यूज, तो उनको तोड़ के दोबारा बनना पड़ता है। क्यों? क्योंकि मटेरियल जो होता है ना ब्रिजेस का, कंक्रीट जो होता है बेटा, वो टाइम के साथ इलास्टिसिटी लूज करता है। गाड़ियां चढ़ती हैं फिर उतरती हैं, तो बार बार स्ट्रेस के डायरेक्शन चेंज होते हैं, इस वजह से मटेरियल इलास्टिसिटी लूज करता है और वो टूट सकता है, ब्रिटल बन जाता है। इसलिए बहुत पुराने ब्रिजेस को तोड़ के दोबारा बनाया जाता है, ठीक है। तो ये पॉइंट लिख लो, इलास्टिक इफेक्ट, करेक्ट। आप वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लो या कॉपी कर लो और फिर आगे वाले पॉइंट को भी कॉपी कर लो, ठीक है बेटा। इसे भी आप पॉज करके कॉपी कर लो और मैं आगे चल रहा हूं, है ना। इसके बाद आगे बढ़ते हैं बेटा। बस हम लोग लास्ट पार्ट पे ही हैं, है ना। यहां पर अगर हम बात करें तो देयर इज सर्टेन रिलेशन बिटवीन डिफरेंट मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। डायरेक्ट फॉर्मूलाज हैं, डायरेक्ट फॉर्मूलाज हैं, लेकिन बेटा इन पे क्वेश्चंस बनते हैं और याद होंगे तो ही कर पाएंगे, नहीं तो बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस है। तो आपको देखो जो पहला कॉमन फॉर्मूलाज याद रखना वो ये है, ठीक है। दिस फॉर्मूला स्टेट्स, मैं इसको के बल्क मॉडुलस है, मैं इसको और अपनी लैंग्वेज में लिखता हूं। हमने बल्क मॉडुलस को बी से रिप्रेजेंट किया था, करेक्ट, इक्वल टू यंग्स मॉडुलस ऑफ कोर्स वाई ओनली। इसके अलावा साथ में 3 1 माइनस बेटा 2 सिग्मा, सिग्मा वाज पॉइजन्स रेशियो। तो पॉइजन्स रेशियो, यंग्स मॉडुलस एंड बल्क मॉडुलस के बीच में एक रिलेशन है जो हमें पता होना चाहिए, याद होना चाहिए, ठीक है। इसके साथ साथ बेटा एक और फॉर्मूला है जो हमें पता होना चाहिए, दैट इज, अगर मैं इसकी जगह बल्क मॉडुलस की लेट से शेयर मॉडुलस की बात करता, ये अभी भी यंग्स मॉडुलस रहता, तो 3 की जगह क्या आ जाता? 2, और साथ ही में बेटा 1 माइनस की जगह 1 प्लस और 2 की जगह सिर्फ सिग्मा। सो ये दो एक्सप्रेशन है। एक एक्सप्रेशन में बल्क मॉडुलस और यंग्स मॉडुलस को रिलेट किया है, इन दी अदर एक्सप्रेशन वी हैव रिलेटेड शेयर मॉडुलस विद द यंग्स मॉडुलस। इफ समबडी सेज कि नो आई नीड अ रिलेशन बिटवीन बल्क मॉडुलस एंड शेयर मॉडुलस, तो कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपली डिवाइड द टू, y will cancel out and you'll get a relation between b and eta as well. So I suppose कि we should remember 2 formulas, third we can derive there and then only, correct. So I think that's all for this lecture, ठीक है। एंड आई एम ट्राइड टू कवर ऑलमोस्ट एवरीथिंग, आई एम श्योर इट विल बी रियली हेल्पफुल फॉर यू, ठीक है। तो आप एक बार अच्छे से नोट्स रिवाइज कर लो, प्रॉपर्ली असाइनमेंट्स कर लो, कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, एंड देन यू हिट ऑन PYQs एंड यू सी फॉर योरसेल्फ कि कितने क्वेश्चंस हम कर पा रहे हैं। आई एम 100% श्योर कि अगर आपने चारों क्लासेस प्रॉपर्ली सिस्टम के साथ अटेंड किए, लाइक ए क्लास विद एकदम 100% इमोशनल क्वेश्चन, तो आई एम श्योर कि आप काफी सारे क्वेश्चंस कर पाओगे,
right? So with this note we conclude this lecture. Thank you so much for attending this entire unit. And इसके बाद बेटा मैं आपके लिए लेके आऊँगा fluid mechanics and rotational dynamics, of course rigid body dynamics. So I'll be bringing very good lectures for you. You stay tuned, stay connected with us, and stay hard, stay safe, take care. Thank you so much. Bye beta.